मुकुंद जी, हो ये रहा था कि आज से 2 साल, 1 साल, 6 महीने पहले से ही ईरान ने बार बार सारे खाड़ी देशों को कह दिया था कि अगर युद्ध हुआ तो शायद ईरान को दरकार पड़ेगी इन सारे देशों में जो अमेरिकन बेसे हैं, अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं, उन पर हमला करना। जी। अभी जब हमला किया गया तब भी हर हमले के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान का जो विदेश मंत्रालय है वो संपर्क में आया इन देशों के विदेश मंत्रालय से। जैसे ही हमला हुआ 1 घंटे के अंदर ही या तो एम्बेसी टू एम्बेसी या जो डिफेंस अटैची टू डिफेंस अटैची बता दिया गया कि देखिए, हमला आप पर नहीं किया ईरान ने हमला किया है उस अमेरिकन टारगेट पर। अब होटल्स पे हमला किया हुआ है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। देखिए, वहां पर मैं 27 फरवरी से पहले की बात कर रहा हूँ। खाड़ी के हर देश में मोसाद के कितने एजेंट होते थे? पांच पांच, 10 10। लेकिन 1 मार्च के बाद खाड़ी के हर देश में कितने मोसाद के एजेंट जमा हो गए? 400 400, 500 500। तो बिल्कुल। ये रहेंगे कहाँ पर? कहीं तो इस तरह से अमेरिका ने जब अपने वहां पे ट्रुप्स भेजे, जाहिर बात है भेजिए। एक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अगर कहीं से आ रहा है तो ये उम्मीद करना कि कुवैत की फौज कल से ही उसको ऑपरेट कर देगी, ऐसा होता नहीं है। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आया है तो अमेरिकन ट्रुप्स ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये रहेंगे कहाँ पर? डेजर्ट में, तंबू में तो नहीं रहेंगे। और इसी तरह से जब ईरान ने अमेरिकन एम्बेसीज को, जो कि उसने कहा कि एक वाजिब टारगेट है कि अमेरिका की एम्बेसी अमेरिका की सॉयल है, भले ही हम्म। वो कुवैत में हो या यूएई में हो, अटैक किया तो अमेरिका स्टाफ भाग के कहाँ रहेगा? वो भी होटल में रहे। तो एक चीज जो मैं बता देता हूँ, जो कि पर्सनल नॉलेज से बोल रहा हूँ, कि इन सब होटल में जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, उन सब की सिंपैथी इन सब 5 स्टार होटल्स में ईरान के प्रति है। तो हम्म। वो आके ईरान की इंटेलिजेंस जो उनके हैंडलर हैं उनको बता देते हैं कि हमारे होटल में अभी फिलहाल 40 अमेरिकन और 20 इजरायली ठहरे हुए हैं, इस फ्लोर में हैं, और रूम नंबर यही है जो कि पूरब की तरफ पड़ता है। इतना उनका समर्थन है लोकल अवाम में। जी। और फिर ईरान इन होटल पर हमला करता था। तो देखिए, पेजेश्कियन भी गए, उन्होंने, पेजेश्कियन ने खुद भी फोन किया ये कह के कि हमने जो हमला कर दिया, सॉरी, गलती से आपके देश पे हमला किया, लेकिन आप कृपया इसको अपने देश पर हमला मत मानिए। ये हम्म। हमला हमने अमेरिकन जो एसेट्स हैं उस पर किया। बाकी क्योंकि मैं एयरफोर्स से मैं बताता हूँ, जब आप 100 मिसाइलें दागते हैं मुकुंद जी, तो उसमें से करीबन 25% मिसाइलें दाएं बाएं चली जाती हैं। बिल्कुल। चाहे वो ह्यूमन एरर की वजह से हो, चाहे वो टेक्निकल से वजह हो। तो हम्म। सिविलियन एरिया में कुछ मिसाइल्स गिरे हैं, नुकसान हुआ है। एक और चीज, लास्ट सेंटेंस बोलना चाहता हूँ कि जब ईरान ने मिसाइलें दागे या अपने ड्रोन दागे, तो उस पर जब अमेरिकन या खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने फायर किया, हिट हुआ, तो उसके डेब्रीज भी सिविलियन इलाके पे गिरे। तो खाड़ी के इन सारे देशों को मालूम है कि असल में नुकसान इतना ईरान की वजह से नहीं हुआ। तो इसीलिए दिल ही दिल में ये जानते हैं कि ठीक है, अमेरिका के लिए सिर हिलाते रहो, हाँ में हाँ बोलते रहो, लेकिन ये लोग गए हैं। और भविष्य में आप देखिए, जैसे ये युद्ध खत्म होगा, खाड़ी के सारे देश फिर से मित्र बन जाएंगे ईरान के। जी। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आप तीनों ही एक्सपर्ट से, पहला पहले आशीष जी से समझ लेते हैं। सर, खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अब पहला दांव किसका हो सकता है? वो ट्रंप होंगे, नेतन्याहू होंगे, या फिर ईरान की तरफ से कौन बड़ा दांव चलेगा? और क्या मध्य पूर्व की ये जंग किसी नई दहलीज पर जाती नजर आएगी या सिमटती नजर आएगी? आपकी क्या राय है? मुकुंद, इससे थोड़ा पहले जी। अ, इस सेरेमनी के, इस फंक्शन के बाद का सवाल पूछा आपने। हाँ जी। मैं इतना होपफुल नहीं हूं कि इस सेरेमनी के दौरान कुछ हादसे नहीं होंगे। हम्म। बिकॉज जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है आईआरजीसी की आपस में, वहीदी फैक्शन एंड द अदर फैक्शन, हम्म। सिमिलरली आईआरजीसी वर्सेस सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ ईरान, तो ये जो आप कंडक्टेड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की पिक्चर्स देख रहे हैं, जहां सीएनएन के रिपोर्टर्स को भी गन पॉइंट पे बताया जा रहा है कि आप कहां खड़े होंगे और कितना रिलीज करेंगे, किससे बात हम्म। करेंगे आप, कि वो जब रो रहा होगा तो वही आपको दिखाना है, जब वो कुछ और बोल रहा होगा तो आपको नहीं दिखाना। तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का आप रिलीज देख रहे हैं। बट वहां के कुछ फैक्शंस को, मुकुंद, बहुत अर्जेंटली ये रिक्वायर्ड है कि इस दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसके लिए दूसरे टारगेट्स को ब्लेम, आईडीएफ को, सीआईए को, मोसाद को ब्लेम किया जा सके। बिल्कुल। जैसा कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बोला था कि इस दरमियान कुछ एरियल अटैक्स नहीं, मैं बात कर रहा हूं फिदाइन अटैक्स, लोन वुल्फ अटैक्स। इतनी कंसंट्रेशन है वहां लोगों की
जैसा मक्का में होता है उस तरह, और उस बीच में कोई रेडिकल एलिमेंट अपने को मतलब शहीद करके और एक दूसरा पर्पस अचीव करने के लिए कुछ कर सकता है, जिसके बाद ये सारी बातें कहीं और चली जाएंगी। लेकिन अगेन भगवान ना करे कि ऐसा हो। आफ्टर दिस प्रोसेसिंग इज ओवर, आफ्टर द सुपुर्दे खाक इज ओवर, जब उनको दफन कर दिया जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि जो टेक्निकल टॉक्स चल रही हैं दोहा में, वो दे विल कंटिन्यू, बिकॉज इस दरमियान हॉर्मुज में भी मोर और लेस फायरिंग वायरिंग रुकी हुई है, सेंस इज प्रिवेलिंग। तो मेरे ख्याल से वो जो सेकंड लेवल ऑफ डिस्कशंस चलेंगे, जब तक कि ईरान फिर से हॉर्मुज पे अपना वो हठधर्मी रवैया ना अपना ले कि भाई हम तो हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे कम वॉट में। सिर्फ ईरान अमेरिका के जहाजों को नहीं रोक रहा, पूरी दुनिया। ये बात मुझे पिछले 3 महीनों में नहीं समझ में आई। आपकी लड़ाई अमेरिका से, अमेरिका के जहाज रोक दो, दुनिया के जहाज को रोक के क्या अचीव करना चाह रहे हो? व्हाट आर यू वांटिंग? व्हाट इज योर एम ऑफ दिस एक्शन? जी मुकुल। फिरोज जी, आपसे भी यही सवाल, सुपुर्दे खाक के बाद आप क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं इस युद्ध को लेकर? फिरोज जी। जी, आई थिंक आई विल अग्री व्हाट सर इज सेइंग कि सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड है, कुछ भी हो सकता है। मगर ये जो मुजाहिदीन खल के इस किस्म के जो आतंकवादी गुट है, जिसके सीआईए के दफ्तर खोल के रखे वॉशिंगटन में, वो खुद भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि मोसाद का अभी भी कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन बचा है, काफी उनको काउंटर भी कर दिया है। टॉक्स ट्रम्प को भी जरूरत है, जेडी वैंस को भी जरूरत है 2028 के लिए और 2026 के मिड टर्म के लिए भी, तो वो टेक्निकल टॉक पे चलते रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बात स्पष्ट है। अभी तक अभी ये वॉर के पहले किसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अता पता नहीं था, पूरा खुला था। ये तो ट्रंप ने आकर आज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक इशू बना दिया है, और ईरान और ओमान के लिए भी कि भाई मेरे पोस्ट के बाहर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और ओमान की सिक्योरिटी मैनेजर है, वो पूरी दुनिया की लगता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको अमेरिका संभाले, उनका कोई लेना देना नहीं इस इलाके में, और ये बात भी सही है। और एक्चुअली ब्लॉकेड अमेरिका कर रहा था, ईरान ने ना की शिप्स को रोकी ना किसी के शिप्स को रोकी है। इंडिया की शिप पे भी फायर ईरान ने नहीं किया, तो वो तो अमेरिका नहीं किया, तो हमारे 3 सेलर मरे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है अमेरिका की तरफ से, जो ब्लॉकेड का मुद्दा है। वो ईरान ने तो, हमारी सरकार ने तो इजराइल को सपोर्ट किया था, उसके बावजूद ईरान ने कभी हमारा कोई एक जहाज को उन्होंने उसके समझ से टारगेट किया नहीं। जो भी टारगेटिंग हुआ है वो तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। और उसके साथ मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें भी अभी भी, क्योंकि ये जो फ्यूरी जो बात थी ना, जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया था, सॉरी एपिक फ्यूरी, जिसको वो एपिक फ्यूरी बोलते हैं, वो एक्चुअली एप्स्टीन फ्यूरी है। वो नेथन्याहू से ब्लॉकिंग हो रहा है, इसलिए जंग में नेथन्याहू मूर्खों की तरह कूदा है, जिसमें उसको अता पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको लगा 2 दिन की 4 दिन की जंग होगी, पता चला वो इतने बुरी तरह फंसा है कि वो अपनी मेगा बेस को खो रहा है, और आज मिड टर्म का उसका प्रॉब्लम हो गया है। तो ट्रंप तो, क्योंकि जो इजराइल लॉबी है जिस प्रकार से फंडिंग कांग्रेस सेनेट में, और आजकल इतना बता दूं कि जोरान ममदानी और ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का जो पूरा मूवमेंट उभर कर आया है अमेरिका में, और वो जो प्राइमरी जीत रहे हैं और वो मिड टर्म में भी उसका असर दिखेगा। एंटी इजराइल एजेंडा पे जो आप ईमानदारी से बोलोगे कि जेनोसाइड किया है, वॉर क्राइम्स किया है, आज वो जीत रहा है। जिसने इजराइल का फंडिंग लिया वो हार रहा है। ये पूरी पॉलिटिकल चेंज इतनी तेजी से आ रही है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और उसका परिणाम बहुत नेगेटिव होने वाला है इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात पे। ये 2-3 साल में तो और बहुत कुछ इजराइल की परिस्थिति पॉलिटिकली खराब होने वाली है, उधर भी और इधर भी। क्योंकि इजराइल इतना कट्टरवादी, इतना एक्सट्रीमिस्ट किस्म का, इतना रेडिकल जूइश एक्सट्रीमिस्ट रेजिम है कि वो कोई सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। वरना दी सोल्यूशन एग्जिस्ट, 2 स्टेट सोल्यूशन, जब पैलेस्टीन ने कहा कि भाई वी आर टेकिंग ओनली 22% ऑफ आवर लैंड, 78% लैंड तो आपने ले लिया है। इज़ाक रबीन और यासर का जिसने किया था, दोनों को मरवा डाला। इज़ाक रबीन को तो एक कट्टर यहूदी ने मार डाला, वरना सोल्यूशन तो सब टेबल पे है। मगर प्रॉब्लम हमास नहीं है, प्रॉब्लम हिजबुल्लाह नहीं है, प्रॉब्लम ईरान नहीं है, प्रॉब्लम नेतन्याहू और ये एक साइकोटिक इजरायली जो रेजिम है, जो एक ग्रेटर इजराइल चाहता है, प्रॉब्लम वो है। और पूरी दुनिया समझ गई है। जल्द से जल्द हमारे इंडिया में भी राइट विंग इंटेलेक्चुअल ये सब समझ ले, वो अच्छा रहेगा। हमले को लेकर सर जो मेरा सवाल था बेसिक की, तीनों में से पहला मूव अब किसका हो सकता है? जिस तरह का माहौल आप देख पा रहे होंगे, वो चाहे ये पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो या फिर ट्रंप की बयानबाजी हो कि 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आप देख लीजिए। आप मुझे पूछ रहे? जी फिरोज जी, आपसे। नहीं, ट्रंप की धमकियों पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो कभी 15 मिनट की धमकी देता है, तो तुम्हारा सिविलाइजेशन साफ कर दूंगा, बाद में सऊदी का एक फोन जाएगा, पाकिस्तान का डेलीगेशन भागेगा, सब ठंडा हो जाता है, स्टॉक मार्केट में वो कमा लेता है। तो ट्रंप की धमकियों को अभी कोई सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका वो पोजीशन में है ही नहीं है अभी वॉर करने की।
उसके पास ना टॉमोइक मिसाइल का सप्लाई है, ना इंटरसेप्टर्स का सप्लाई है। उसने 2-3 महीने में उतना गोडाउन अपने इतने खाली कर दिए। मगर ईरान की तैयारी है, ईरान का 70% जो सीआई का रिपोर्ट है, इंटेल रिपोर्ट है कि आज भी 70% ईरानियन मिसाइल और उनकी तैयारी है। और अभी जो ईरान ने J-10C फाइटर ले ली है, जेट फाइटर ले ली है, तो अभी तो ईरान की एयरफोर्स भी नेक्स्ट फेज में आ जाएगी। तो नेक्स्ट और अमेरिका की कोई तैयारी नहीं है लैंड वॉर अगर करना ही है तो लैंड वॉर कर लो और बाद में आपको पता चलेगा। तो ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हॉर्मुज भी उसके कंट्रोल में है। ओमान और ईरान आर ऑन द सेम पेज। अभी तो चलेगा, 7 दिन के बाद देखते हैं। और जो भी न्यूक्लियर डील भी करनी है वो ओबामा ने जो की थी ईरान के साथ, उसी लाइन पे कुछ ना कुछ होना है। उससे ज्यादा कुछ ट्रम्प को होने वाला नहीं है। और $24 बिलियन फ्रोजन है वो भी देने पड़ेंगे। $300 बिलियन जो ट्रम्प ने लिखे हैं वो भी आने वाले हैं। तो ये तो जो एमओयू किया है वो तो इतने ट्रम्प ने इतना सरेंडर कर दिया है। और वही वर्सेस में जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जहाँ जर्मनी ने सरेंडर किया था फ्रांस और ब्रिटेन को, उसी जगह उससे जाके साइन किया है पूरा। ठीक है सर। देवनाथ जी, आपके फाइनल कमेंट्स और यही आपसे भी सवाल कि सुपुर्द खाक के बाद दुनिया क्या नया रंग देख सकती है। धमकियों को लेकर फिरोज जी का कहना है कि ट्रम्प की धमकियों को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, और जो कि सच्चाई भी है इसके पीछे। उनकी बयानबाजी लगातार बदलती रही। 48 घंटे में जिस युद्ध को, जिस वॉर को ख़त्म करने की वो बात कर रहे थे, वो अब लगभग 100 दिन के आसपास पार करता नज़र आ रहा है। आपके फाइनल कमेंट्स यही समझना चाहूँगा मैं, आने वाले दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आशंका है इस आर्थिक तूफान को लेकर जो पूरे विश्व में पसरा हुआ था। हॉर्मुज की बात भी की आशीष जी ने, हॉर्मुज को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे कि उस पर भी कोई संकट मंडरा सकता है क्या? मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में ईरान थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल भी थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेंगे। एक चीज पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे मान ही रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, नहीं बना रहा है। इसके लिए IAEA की टीम अगले महीने ईरान जाएगी। और क्या ईरान से 400 किलो यूरेनियम लेने की जो जिद है, वो जिद अमेरिका छोड़ देगा। नेतन्याहू को अमेरिका समझा देगा कि इस जिद को फिलहाल मत करो, क्योंकि वो अचीवेबल नहीं है। दुनिया भर में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा जी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, ईरान के कंट्रोल में खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। भविष्य में आने वाले समय में चाहे ईरान चाहे टोल टैक्स ले, चाहे सुविधा शुल्क ले, चाहे एनवायरमेंटल फीस बोलकर ले, ईरान कुछ चवन्नी अठन्नी लेगा और जाने देगा शिप्स को। ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि भारतीय जहाजों से और चाइनीज जहाजों से वो कोई शुल्क नहीं लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईरान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.